हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन पर। आज से हम लोग यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हिंदी की तैयारी शुरू कर चुके हैं और हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, वो भी क्वेश्चन बैंक का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि जिनका भी पेपर है तो वो परीक्षा से पहले जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। और ये पहला वीडियोज़ है और इसी तरीके के लगातार वीडियोज़ आते रहेंगे। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो कि आपको 95% दिलाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी गद्य का विकास का संक्षिप्त परिचय और शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि उसके कौन कौन से निबंधकार रहे हैं, उपन्यासकार कौन रहे हैं, कहानीकार कौन कौन रहे हैं, नाटककार कौन कौन रहे हैं, वो सब के सब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि हिंदी के 95% लाएंगे तो आखिर में कहाँ से कौन कौन सा जो टॉपिक है उसे पढ़ करके लाना है, तो सब यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी के प्रश्न कहाँ से पूछते हैं और 70 में 70 कहाँ से अंक आप लोग लाएंगे इस बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम लोग इसको जान लेते हैं और कैसे कैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने अंक पूछे जाते हैं, ये भी आपको डिटेल में बताते चल रहा हूँ यहाँ पर। तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर खंड अ का आएगा आपके प्रश्न पत्र में। यहाँ पर खंड अ आएगा जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 20 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस जिसको कहा जाता है, वो पूछा जाएगा। और हर एक एमसीक्यू क्वेश्चंस एक एक नंबर के दिए जाएंगे और टोटल अंक आपको मिल करके आ जाएगा 20 अंक। अगर आपने 20 अंक इसमें कर लिए तो आपके 20 अंक पूरा पक्का है। अगर आपको करना है 20 अंक पाना है तो हमारे आने वाले वीडियोस में जो भी मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बताऊंगा वो सब के सब आप लोग तैयार करते रहिएगा। और उसके बाद खंड ब की बात करें तो खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि टोटल 50 अंक दिए जाएंगे उसके लिए। तो ये देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है गद्यांश आधारित प्रश्न होगा, उसको यहाँ पर पद्यांश आधारित प्रश्न होगा। एक एक प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे, ये 21वां नंबर होगा, ये 22वां नंबर होगा। और ये अंक जो होंगे वो 6-6 नंबर के होंगे, यानी आपको सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपको दिए जाएंगे, 6-6 नंबर के आपके दिए जाएंगे गद्यांश पर आधारित प्रश्न, पद्यांश पर आधारित प्रश्न। उसके बाद यहाँ पर दिया जाएगा 6-6 अंक टोटल मिल जाएगा। और उसके बाद जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क और ख में करके दिया जाएगा संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद। आपको संस्कृत गद्यांश और पद्यांश का हिंदी अनुवाद देना होगा जो कि 23वां में यहाँ पर पूछा जाएगा। और टोटल 5+5 यानी 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि 10 नंबर के दिए जाएंगे, यानी 5-5 नंबर के दिए जाएंगे, टोटल मिलाकर के आपको 10 नंबर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे की खंड काव्य पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। 24वां नंबर जो होगा आपका प्रश्न वो खंड काव्य पर आधारित प्रश्न होगा जो कि 3 नंबर का दिया जाएगा। तो आपके टोटल यहाँ पर 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है क नंबर और ख नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। खंड म में ही लेखक का जीवनी परिचय, जीवनी परिचय यहाँ पर दिया जाएगा रचना, और कवि का जीवन परिचय रचना यहाँ पर दी जाएगी। तो ये 25वां नंबर में पूछा जाएगा और दोनों प्रश्न जो दिए जाएंगे वो 5-5 नंबर के दिए जाएंगे और टोटल मिलाकर के आपके 10 नंबर मिलेंगे उसके लिए। और उसके बाद यहाँ पर संस्कृत पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक दिया जाएगा, और कंठस्थ कोई एक श्लोक दिया जाएगा जो कि 26वां नंबर प्रश्न में रहेगा। और आपको 2 नंबर इसमें मिलेंगे और टोटल यहाँ पर कितने मिल जाएंगे, 2 नंबर सबके मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर। आपको प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है। ये 27वां नंबर प्रश्न रहेगा जो कि 4 नंबर का दिया जाएगा और टोटल आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। और इसी तरीके से लास्ट में जो है आपका निबंध रचना दिया गया है। यहाँ पर निबंध लिखना है, किसी भी एक टॉपिक पर दिया जाएगा निबंध लिखने के लिए आपको वहाँ पर लिखना होगा। और ये 28वां नंबर प्रश्न होगा, यानी टोटल कुल मिलाकर के 28 प्रश्न होंगे और आपको 70 नंबर उसमें लाना है। तो मैंने बता दिया जो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। और ये जो निबंध रचना है वो 9 नंबर के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट है वो 9 नंबर का है यहाँ पर, तो आपको निबंध में मिलेगा। और गद्यांश और आधारित प्रश्न में यहाँ पर 6-6 नंबर यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर टोटल प्रश्न यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर टोटल प्रश्न 28 है और 28 प्रश्न के लिए आपको 70 नंबर लाना है। तो 28 प्रश्न में आपको 70 नंबर मिल रहे हैं। और इसके बाद हम लोग खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय 1 शॉट में कवर करने वाले हैं, यानी एक ही दृष्टि में इसको कवर कर देंगे पूरी तरीके से। तो चलिए हम लोग इसको कवर करते हैं। और यहाँ पर शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग के बारे में भी जानेंगे, एक ही दृष्टि में सब कुछ कवर किया जाएगा। यहाँ पर दिया गया काल का नाम दिया गया है, यहाँ पर काल दिया गया है। यहाँ पर देखिए हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास कब से कब तक रहा है, उसका काल क्या रहा है, वो हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं।
इसके बाद सबसे पहला काल का नाम दिया गया है पूर्व भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग। इसका अगर काल पूछ दे प्रश्न में तो इसका काल कब से कब तक रहा है, तो 13वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के, आपको याद रखना है यहाँ पर मध्य से लेकर के 1868 तक रहा है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग अगर केवल पूछे तो सन 1868 से लेकर के 1900 तक यहाँ पर इसका काल रहा है। द्विवेदी युग का अगर पूछे तो द्विवेदी युग का सन 1900 से लेकर के 1922 तक द्विवेदी युग का काल रहा है। और शुक्ल युग का अगर पूछे तो छायावादी युग जिसको कहा जाता है वो सन 1919 से लेकर के 1938 तक रहा है। उसके बाद शुक्लोत्तर युग की बात करें तो छायावादोत्तर युग इसको कहा जाता है, जिसको शुक्लोत्तर युग भी कहा जाता है। वो सन 1938 से लेकर के 1947 तक इसका काल रहा है। उसके बाद स्वातंत्र्योत्तर युग सन 1947 से लेकर के अब तक के जो युग चल रहा है उसको स्वातंत्र्योत्तर युग कहा जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगर प्रश्न में पूछा जाए तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। इसके बाद खंड क हिंदी की बोलियां दी गई हैं। तो सबसे पहला दिया गया है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में जो बोलियां हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी जिसको बांगरू कहा जाता है, बुंदेली, ये 4 दिया गया है। और पूर्वी हिंदी में अगर बात करें तो अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा दिया गया राजस्थानी हिंदी दी गई है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। और इसी तरीके से पहाड़ी हिंदी में अगर बात करें तो पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली आती हैं। और पांचवा दिया गया है बिहारी हिंदी में, तो बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली और मगही आती है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा आप लोग एकदम ध्यान से। और खंड ग में यहाँ पर दिया गया है कि शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युगीन विभिन्न विधाओं के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि प्रमुख रचनाकार कौन है और उनकी द्वारा रचना की गई जो रचनाएं हैं उसे हम लोग जान लेते हैं। शुक्ल युग में बात करें, यहाँ पर शुक्ल युग दिया गया है, तो शुक्ल युग के निबंधकार भी दिए गए हैं, उपन्यासकार भी दिए गए हैं और कहानीकार भी हैं और नाटककार भी हैं। तो शुक्ल युग के में सबसे पहले यहाँ पर लेखक दिए गए हैं निबंधकार की आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गुलाब राय, जिसकी रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि और गुलाब राय की रचना है ठलुआ क्लब। और इसी तरीके से उपन्यासकार है प्रेमचंद है जिसकी रचना है गबन और आचार्य चतुर सेन शास्त्री की रचना है आत्मदाह। ये उपन्यासकार है, आप लोग याद रखिएगा, उपन्यासकार है प्रेमचंद और आचार्य चतुर सेन शास्त्री। और इसके बाद कहानीकार है, कहानीकार आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो कहानीकार है, यहाँ पर कहानीकार में लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद और रचना इसके पुरस्कार हैं। और इसी तरीके से प्रेमचंद भी कहानीकार है जिनकी रचना पंच परमेश्वर है। प्रेमचंद्र की रचना क्या है, पंच परमेश्वर, और जयशंकर प्रसाद की रचना पुरस्कार है और ये कहानीकार हैं। और नाटककार की बात करें तो नाटककार में जो लेखक हैं, 2 लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी। तो हरिकृष्ण प्रेमी का जो रचना है प्रतिशोध है और जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो चंद्रगुप्त है। इसी तरीके से शुक्लोत्तर युग के बारे में बात करें तो शुक्लोत्तर युग में जो आपका यहाँ पर बता दें निबंधकार हैं, तो निबंधकार यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी और जैनेन्द्र कुमार हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कल्पलता रचना है, जैनेन्द्र कुमार का जड़ की बात रचना है। और उसके बाद उपन्यासकार की बात करें तो उपन्यासकार में यशपाल हैं, यशपाल और भगवती चरण वर्मा जिनकी रचना है भूले बिसरे चित्र और यशपाल की रचना है झूठा सच। इसी तरीके से कहानीकार हुए हैं शुक्लोत्तर युग में ईला चंद्र जोशी और राजेंद्र यादव। ईला चंद्र जोशी आहुति और राजेंद्र यादव की रचना है प्रतीक्षा। और इसी तरीके से लेखक यहाँ पर दिए गए हैं नाटककार। तो नाटककार में आप लोग देख सकते हैं, नाटककार में है उपेंद्र नाथ अस्क और विष्णु प्रभाकर। उपेंद्र नाथ अस्क का जो रचना है वो जय पराजय है और विष्णु प्रभाकर का रचना है कुहासा और किरण। इस तरीके से है। इसके बाद घ यहाँ पर दिया गया है कि शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युगीन हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं आपको बताना है। पत्रिका का नाम दिया गया है, संपादक का नाम दिया गया है, प्रकाशन स्थान दिया गया है, यानी कहाँ से प्रकाशित किया गया इस पत्रिका को वो दिया गया है स्थान। यहाँ पर सबसे पहले शुक्ल युग के बारे में बताया गया है। तो शुक्ल युग में जो पत्रिका थी वो हंस थी, आदर्श मौजी, सरोज, साहित्य संदेश और कर्मवीर। और शुक्ल योगीन की यहाँ पर बात करें, शुक्लोत्तर योगीन के बारे में बात करें तो कादम्बिनी है, धर्मयुग है, सारिका है, हंस है, गंगा है। तो चलिए अब हम लोग इसके जो संपादक हैं और प्रकाशन स्थान है उसे जान लेते हैं। शुक्ल युग में हंस जो है प्रेमचंद्र संपादक रहे हैं और इसका प्रकाशन स्थान काशी रहा है। आदर्श मौजी शिव पूजन सहाय संपादक रहे हैं
और प्रकाशन स्थान कलकत्ता। सरोज पत्रिका के संपादक नवजादिक लाल श्रीवास्तव हैं और प्रकाशन स्थान कलकत्ता है। और साहित्य संदेश का जो संपादक है वो है गुलाब राय और इसका प्रकाशन स्थल आगरा है। और इसी तरीके से कर्मवीर के जो संपादक रहे हैं, कर्मवीर पत्रिका के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी हैं जिसके प्रकाशन स्थान जबलपुर है। इसी तरीके से आगे यहाँ पर दिया गया है शुक्लोत्तर युग के बारे में। शुक्लोत्तर युग में जो पत्रिका है कादम्बिनी और इसके संपादक राजेंद्र अवस्थी हैं। राजेंद्र अवस्थी हैं, कादम्बिनी के कौन है? राजेंद्र अवस्थी, जिसका प्रकाशन स्थल है दिल्ली। इसी तरीके से धर्मयुग है, धर्मयुग के जो संपादक हैं धर्मवीर भारती और गणेश मंत्री, तो इसका जो प्रकाशन स्थल है बम्बई है यानी मुंबई। इसी तरीके से तीसरा दिया गया है सारिका। सारिका पत्रिका के संपादक हैं कमलेश्वर अवध नारायण मुदगल। अवध नारायण मुदगल है जिसका प्रकाशन स्थल है दिल्ली। और चौथा है हंस। हंस के यहाँ पर राजेंद्र यादव। देखिए यहाँ पर हंस यहाँ पर भी है प्रेमचंद्र और यहाँ पर शुक्लोत्तर युग में हंस राजेंद्र यादव संपादक हैं। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि जब भी अगर शुक्लोत्तर युग पूछे तो हंस का राजेंद्र यादव हो जाएगा और शुक्ल युग में पूछे तो यहाँ पर प्रेमचंद्र हो जाएगा। और राजेंद्र यादव के यहाँ पर संपादक का जो स्थल है यहाँ पर प्रकाशित स्थल दिल्ली है। गंगा है, गंगा का जो पत्रिका गंगा पत्रिका का जो संपादक है कमलेश्वर है और इसके जो स्थान है वो दिल्ली है। तो दिल्ली है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर दिया गया है जो आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर लिखा गया है कि पत्रिकाओं के संपादक बहुधा बदलते रहते हैं यानी बदलते रहते हैं संपादक। और इस सूची में बहुचर्चित संपादकों के नाम नहीं दिए गए हैं। छायावादोत्तर युग के अधिकतर पत्रिकाएं अब प्रकाशित नहीं होती और वर्तमान युग में कादम्बिनी तथा हंस ही प्रकाशित हो रही हैं। आपको याद रखना है कि कादम्बिनी तथा हंस ही प्रकाशित हो रही हैं। और इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि प्रमुख हिंदी गद्य विद्याओं की परिभाषाएं। यहाँ पर गद्य विद्याओं की परिभाषाएं दी गई है जो कि आपको जानना जरूरी है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर नाटक क्या होता है। तो नाटक यहाँ पर रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई एक से अधिक अंकों वाली गद्य रचना नाटक कहलाती है। सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है दोस्तों, इसको अंत तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खास करके उन लोगों के पास जिनका 10th का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर नाटक जान लेते हैं। नाटक क्या है? तो रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई एक से अधिक अंकों वाली गद्य रचना नाटक कहलाती है। इसमें अभिनय और संवाद पर विशेष बल दिया जाता है। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं। इसके बाद अगला दिया गया है एकांकी। दूसरा दिया गया है एकांकी। एकांकी की परिभाषा क्या है? तो एक अंक के नाटक को एकांकी कहा जाता है। इसमें किसी समस्या या घटना विशेष की प्रस्तुति की जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एकांकी कहेंगे। उसके बाद तीसरा दिया गया है उपन्यास। उपन्यास की परिभाषा क्या है? उपन्यास की परिभाषा है किसी विस्तृत कथा वस्तु की पात्रों के चरित्र चित्रण, संवाद या फिर घटनाक्रमों एवं निश्चित उद्देश्यों को लक्ष्य में रखकर की जाने वाली गद्य रचना को उपन्यास कहते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि किसी विस्तृत कथा वस्तु की पात्रों के चरित्र चित्रण, संवाद, घटनाक्रमों एवं निश्चित उद्देश्यों को लक्ष्य में रखकर की जाने वाली गद्य रचना को उपन्यास कहते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कहानी। कहानी किसे कहते हैं? चौथा दिया गया है कहानी। कहानी किसे कहते हैं? तो कहानी उस लघु गद्य रचना को कहते हैं जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण एवं घटनाक्रमों के माध्यम से उनके या समाज के चरित्र, भाव या विशिष्टता किसी विशेष पक्ष को प्रस्तुत किया जाता है। तो एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए। कहानी उस लघु गद्य रचना को कहते हैं जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण एवं घटनाक्रमों के माध्यम से उनके या समाज के चरित्र, भाव या विशिष्टता के किसी विशेष पक्ष को प्रस्तुत किया जाता है, उसे कहानी कहते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया है निबंध। तो निबंध क्या कहलाता है? तो निबंध उस रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से करता है, तो निबंध कहलाता है। उसके बाद अगला दिया गया है आलोचना। आलोचना किसे कहते हैं? तो किसी साहित्यिक रचना की भली भांति अध्ययन करके उसके गुण दोषों का विश्लेषण करना उस रचना की आलोचना कहा जाता है। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। किसी साहित्यिक रचना का भली भांति अध्ययन करके उसके गुण दोषों का विश्लेषण करना उस रचना की आलोचना करना कहा जाता है। आलोचना के लिए समीक्षा अथवा समालोचना शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा।
तो इस यहाँ पर 7वां नंबर दिया गया है जीवनी। जीवनी क्या होता है भाई? जीवनी इसका परिचय क्या क्या होगा, इसका परिभाषा? तो जीवनी का परिभाषा हो जाएगा किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की प्रमुख घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण को जीवनी कहा जाता है। तो मृत्यु तक की प्रमुख घटनाओं को क्रमबद्ध विवरण को क्या कहा जाता है? जीवनी कहा जाता है। उसके बाद अगला दिया गया है आत्मकथा। आत्मकथा क्या कहलाता है? तो आत्मकथा जिस गद्य रचना में लेखक अपने जीवन की स्मरणीय घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण करता है, उसे आत्मकथा कहते हैं। 9वां नंबर दिया गया है कि यात्रावृत्त। यात्रावृत्त क्या है? तो यात्रावृत्त में जिस गद्य रचना में रचनाकार किसी यात्रा के अनुभव का यथावत कलात्मक वर्णन करता है, यथावत कलात्मक वर्णन करता है, उसे यात्रावृत्त कहते हैं। उसके बाद अगला दिया गया 10वां नंबर संस्मरण। संस्मरण यहाँ पर क्या है, इसका परिभाषा? तो किसी स्मरणीय घटना या तथ्य को जब कोई व्यक्ति उसके यथार्थ रूप में सशक्त एवं रोचक भाषा शैली में प्रस्तुत करता है, तो उसे संस्मरण कहते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए कि किसी स्मरणीय घटना या तथ्य को जब कोई व्यक्ति उसके यथार्थ रूप में सशक्त एवं रोचक भाषा शैली में प्रस्तुत करता है, उसे संस्मरण कहते हैं। उसके बाद अगला दिया गया है 11 नंबर कि रेखा चित्र जिस गद्य रचना में किसी व्यक्ति वस्तु घटना या भाव का कम से कम शब्दों में यथावत चित्रांकन किया जाता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। तो रेखा चित्र में होता क्या है कि गद्य रचना में किसी भी व्यक्ति वस्तु घटना या भाव को कम से कम शब्दों में बताया जाता है, यथावत चित्रांकन किया जाता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। उसके बाद 12 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि गद्य काव्य या गद्य गीत किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा बताइए। तो इसकी परिभाषा है जिस रचना में छंद के बिना भी कविता के गुणों का समावेश होता है, उसे गद्य काव्य अथवा गद्य गीत कहते हैं। उसके बाद 13 नंबर दिया गया रिपोर्टाज। रिपोर्टाज किसे कहते हैं? तो रिपोर्टाज समझ लीजिए जिस गद्य रचना में किसी घटना का आंखों देखा विवरण प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया हो, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। उसके बाद अगला दिया गया 14 नंबर भेंट वार्ता। भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार। तो भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार की परिभाषा क्या है, उसे किसे कहते हैं? तो जब रचनाकार किसी व्यक्ति विशेष से भेंट मतलब मुलाकात करके उसके व्यक्तित्व भाव क्रियाकलापों आदि से संबंधित प्रश्नोत्तर रूप में साहित्य रचना करता है, तो वह रचना भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार कहलाती है। एक बार फिर से देख लीजिए, भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार किसे कहते हैं? जब रचनाकार किसी व्यक्ति विशेष से भेंट करके उसके व्यक्तित्व भाव क्रियाकलापों आदि से संबंधित प्रश्नोत्तर रूप में साहित्य रचना करता है, तो वह रचना भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार कहलाती है। उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर दिया गया है कि पत्र साहित्य। पत्र साहित्य किसे कहते हैं? तो पत्र साहित्य जब लेखक अपने किसी मित्र परिचित अथवा अन्य किसी को पत्र द्वारा अपने संबंध में या किसी महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में मात्र सूचना जिज्ञासा अथवा समाधान लिखकर भेजता है और उत्तर की अपेक्षा रखता है, तब वह पत्र साहित्य का सृजन करता है, निर्माण करता है। तो ये हमारा हो गया 15 का 15। और उसके बाद हम लोग देखते हैं 16 नंबर डायरी। डायरी किसे कहते हैं? तो डायरी जो कहते हैं जब कोई कलात्मक अभिरुचि वाला व्यक्ति अपने जीवन में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का तिथिबद्ध विवरण करता है, विवरण लिखता है, तो उस रचना को डायरी कहते हैं। तो उस रचना को क्या कहते हैं? डायरी कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियोस में बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ, जो कि 85 प्रश्न दिए गए हैं और जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो कि 10 का एग्जाम देने वाले हैं हिंदी का, और वो 95% चाहते हैं। तो इसको जरूर देखिएगा आने वाले वीडियोज़ को, क्योंकि ये बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे आपके परसेंटेज गेन करने में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।